जय हिंद, वंदे मातरम डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म माई DDU यूनिवर्सिटी पे। स्टूडेंट्स, महामैराथन के वीडियो की सीरीज में आज हम आपके लिए लेकर अवेलेबल हैं फैशन ऐसे सीरीज का महामैराथन वीडियो। जी हाँ स्टूडेंट्स, इसमें हम देखेंगे कि फैशन ऐसे सीरीज में कैसे क्वेश्चन आए थे और उनके राइट आंसर क्या हैं। ये एक महामैराथन वीडियो है जिसमें हमने 2 पेपर के आपको फैशन ऐसे सीरीज को कंबाइन कर दिया है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट, इस वीडियो को फ्रेंड से शेयर करना ना भूलिएगा। या ADU 102 जिसका टाइटल आपका फैशन ऐसे सीरीज है, इसका एक माइनर पेपर मैं आपके लिए लेकर अवेलेबल हूँ। चाहे आपका टाइटल ADU 203 हो या ADU 102 हो, दोनों का सिलेबस सेम है। तो स्टूडेंट्स, ये 2023-24 का प्रीवियस ईयर पेपर होने वाला है। ये आपका एक माइनर पेपर है, तो इसमें देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में फैशन ऐसे सीरीज में कैसे क्वेश्चन आए थे और उनके राइट आंसर क्या है, ताकि आपकी तैयारी हमेशा की तरह हो सके सबसे अच्छी। साथ ही साथ स्टूडेंट्स कहना चाहूँगा, आप मेरे प्लेटफॉर्म पे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके लिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं और ढूंढ के आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स, उनके सॉल्यूशंस, ऑथेंटिक सॉल्यूशंस कराते हैं स्टूडेंट, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो और आप अपनी तैयारी को अच्छे से संपन्न कर सके। तो स्टूडेंट, वीडियो को फ्रेंड से शेयर कर दीजिएगा, क्लास में शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को एकदम क्या है इसकी रेटिंग्स को बनाए रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है सलमा वर्क इज फेमस इन, यानी सलमा वर्क कहाँ का प्रसिद्ध है, कहाँ से कहाँ का प्रसिद्ध है। ठीक है, तो स्टूडेंट सलमा वर्क जो है वो राजस्थान में, यानी सलमा की जो मतलब ये जो कढ़ाई का या आप कह सकते हो फैशन वर्क है सलमा, तो ये जो है यहाँ का कहाँ का प्रसिद्ध है, ये राजस्थान में प्रसिद्ध है। ठीक है स्टूडेंट, सलमा जो है ये राजस्थान की एक कढ़ाई की कला है। ठीक है, जो साड़ियों पे और वस्त्रों पे की जाती है, ये राजस्थान में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो पहले का ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है रक्त के धब्बे निम्न धब्बे के अंतर्गत आते हैं, यानी ब्लड के स्टेन जो कपड़े पे लग जाते हैं वो किस धब्बे के अंतर्गत आते हैं। वानस्पतिक धब्बे, पशु से संबंधित धब्बे, विविध धब्बे यानी डाइवर्स धब्बे और मिनरल रिलेटेड धब्बे। तो स्टूडेंट ये एनिमल, क्योंकि धब्बे जो हैं वो खून के होते हैं, चाहे वो आदमी के हो, पशु के हो, चाहे किसी के हो, तो वो पशु संबंधित आते हैं। ठीक है, आदमी भी पशु में ही उसकी श्रेणी में रखी जाती है, इसलिए जो रक्त के धब्बे जो किसी ड्रेस मटेरियल पे या कुछ भी पड़े हों वो पशु संबंधित धब्बे, एनिमल रिलेटेड स्टेन माने जाते हैं। स्टूडेंट, साथ ही साथ दूध, दही, मीट के जो धब्बे हैं वो भी आपके पशु संबंधित धब्बे ही माने जाते हैं, एनिमल रिलेटेड स्टेन्स माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, कंप्यूटर से एक क्वेश्चन उठा लिया गया स्टूडेंट इस पेपर में आपके लिए कि इनपुट डिवाइस क्या है। तो प्रिंटर जो रिजल्ट देता है आउटपुट है, टेलीविजन आउटपुट है, लाइन प्रिंटर आउटपुट है और कह रहा है उपयुक्त सही। तो स्टूडेंट इसमें इसका सारा आंसर गलत, इसमें सारे ऑप्शन गलत, इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं, और इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें से कोई राइट आंसर नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि सारे जो हैं वो आउटपुट डिवाइस हैं। प्रिंटर जो भी आउटपुट है, लाइन प्रिंटर भी आउटपुट है और टेलीविजन भी आउटपुट है। तो ये क्वेश्चन गलत छप गया था, क्योंकि इसके डी ऑप्शन में ना चाहिए उपयुक्त सभी नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। इसका ऑप्शन आप राइट मान लीजिए, ई मैं बता दे रहा हूँ, ई मतलब आप जान लीजिए इसमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन पे पिछले बार सबको नंबर दे दिए गए होंगे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी रंगाई की एक विधि है, यानी कौन सा डाई करने का, कपड़ों को डाई करने का एक मेथड है। तो प्रिंटिंग, फिनिशिंग, फिर करा है मर्सराइजिंग। ठीक है, मस्कराइजिंग और बटीक। तो स्टूडेंट, डाई करने की कई विधियाँ प्रसिद्ध हैं, जिसमें बटीक एक डाई करने की विधि है। इसके साथ ही साथ डाई करने की विधि स्टूडेंट बेल भी है, बेली, BALE, बेली डाइंग होता है, बटीक डाइंग होता है और बीम डाइंग होता है, बीम, BEAM, बीम डाइंग। तो ये तीनों डाइंग है, तो बटीक को भी याद रख लीजिएगा, बेल को भी बेल डाइंग BALE, और बेली डाइंग जिसको आप कहते हो, और बीम डाइंग BEAM, बीम डाइंग भी होता है। कलर करने की ये विधि है। अगला प्रश्न, कपड़े से रंग हटाने की प्रक्रिया कहलाती है। स्टूडेंट, जो कपड़े से रंग हटाने की प्रक्रिया होती है, इसमें से अगर हम देखें तो मुद्रण मतलब छापने की, डाइंग मतलब कलर करने की, ब्लीचिंग से ही कलर हटाते हैं। ब्लीचिंग जो है वो रिमूविंग कलर्स या स्टेन, धब्बे हटाने की या रंग हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ब्लीचिंग कहलाती है स्टूडेंट। लेकिन बड़े बड़े फैक्ट्रियों में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रियों में रंग हटाने की क्रिया को एक नाम से और जाना जाता है, उसको आप याद रखिएगा, स्ट्रिपिंग, STRIPPING, स्ट्रिपिंग के नाम से हम जानते हैं। इसका हिंदी आप चाहे तो गूगल करके देख लीजिएगा। रंग हटाने की टेक्सटाइल फैक्ट्री में एक प्रक्रिया होती है, इसको स्ट्रिपिंग कहते हैं। ऊनी रेशे के मुख्य घटक क्या हैं, यानी ऊनी रेशे किससे बने होते हैं। तो कह रहा है सेलुलोज से, केराटिन से। तो स्टूडेंट, एक तरह का जो ऊनी रेशे होते हैं वो एक तरह का प्रोटीन होते हैं। ऊन किससे बनेगा, भेड़ के बालों से बनेगा,
तो वो क्या होता है स्टूडेंट, केरेटीन। केरेटीन क्या होता है, एक तरह का प्रोटीन है जो बालों में पाया जाता है, खास करके जानवर के बालों में, तो उसको केरोटीन कहते हैं। वो वुल प्रोटीन भी कहलाता है, उसको वुल प्रोटीन यानी ऊन का प्रोटीन भी कहा जाता है केरेटीन को, ठीक है। तो बालों का प्रोटीन केरेटीन होता है। अगला प्रश्न, पुरुषों और महिलाओं के लिए लिपटा हुआ निचला परिधान है, यानी शरीर से बंधा हुआ निचला परिधान, नीचे का हिस्सा कमर से नीचे जो हम वस्त्र पहनते हैं, पुरुषों और महिलाओं के लिए क्या है? ये प्राचीन समय से पूछ रहा है स्टूडेंट। तो पहला करा अंगरखा। अंगरखा जिसको हम कहते हैं, वस्त्र को अंगरखा बस कहते हैं, चाहे वो कोई वस्त्र हो। फ्लैट फ्रंट, सपाट सामने। फिर करा अतरिया और करा पटियाला सलवार। तो स्टूडेंट पटियाला सलवार तो बहुत नया ड्रेस है, और पटियाला सूट पहनते हैं, तो पटियाला नीचे महिलाएं पहनती हैं, तो पुरुषों से इसका नहीं है, लेकिन ये पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए पूछा है, तो उसको अंतरिया कहा जाता था। अंतरिया, प्राचीन समय में अंतरिया और उतरिया, UTTARIA, अंतरिया और उतरिया दो तरह के ड्रेस होते थे। तो अंतरिया जो होता था वो लोअर, और उतरिया जो होता था कमर से ऊपर पहने जाने वाले पोशाक को कहा जाता था। और स्टूडेंट ये कपड़ा होता था जिसको एक ऊपर पहना जाता था और एक शरीर के नीचे, चाहे पुरुष और स्त्रियां अपने हिसाब से पहनते थे। तो ऊपर के वस्त्र को आप उतरिया कहते थे, UTTARIA, और नीचे के वस्त्र को अंतरिया, ANTARIA, ठीक है। तो RIYA कह सकते हो आप, ठीक है। तो अंतरिया और उतरिया दो तरह के क्लॉथ होते हैं जो पुरुष और स्त्री दोनों पहना करते थे। अगला प्रश्न, ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए किस प्रकार का कपड़ा सबसे उपयुक्त है? तो स्टूडेंट ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए कॉटन सबसे उपयुक्त है। ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए कॉटन, और कॉटन लिनेन भी सबसे ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। कॉटन, कॉटन के बाद लिनेन। अगला प्रश्न देखते हैं, टाई एंड डाई। टाई मतलब होता है स्टूडेंट बांध देना, और डाइंग मतलब कलर करना। तो आप देखते हैं दुपट्टे को गर्म रंग में जैसे डुबोया जाता है बांध के, वही टाइंग डाइंग होती है, ठीक है। तो टाइंग डाइंग की प्रक्रिया में वो बोल रहा है कि किसकी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, तो कह रहा है बंधाई, रंगाई, मतलब टाई एंड डाई में महत्वपूर्ण प्रक्रिया क्या है? बंधाई, रंगाई, डिजाइनिंग, उपयुक्त सभी। तो स्टूडेंट बंधाई, रंगाई दोनों और डिजाइनिंग सब है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। बांध के ही तरह तरह की डिजाइन दी जाती है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, फुलकारी प्रसिद्ध है, यानी फुलकारी जो डिजाइन है या एम्ब्रॉयडरी है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? तो स्टूडेंट फुलकारी जो होती है, जिसको आप फ्लोरल आर्ट भी कहते हैं, फ्लोरल आर्ट, फुलकारी है, ये पंजाब में प्रसिद्ध है। पंजाबी जो वस्त्र हैं उस पर, खास करके महिलाओं के वस्त्र पे फूलों के चित्र जब छपे रहते हैं पूरे वस्त्र पे, तो उसको फुलकारी के नाम से जाना जाता है। तो फुलकारी की साड़ियाँ और पटियाला सूट भी आते हैं, ठीक है, और सारी चीज़ें, और ये पंजाब की प्रसिद्ध डिजाइन है जो कपड़ों पे हुआ करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, रक्त के धब्बे निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? स्टूडेंट ये क्वेश्चन रिपीटेड था, और इसका फिर वही आंसर हो जाएगा कि ब्लड स्टेन जो होता है वो एनिमल रिलेटेड स्टेन में आते हैं, ठीक है, पशु से। अगला क्वेश्चन करा, सही क्रम बताइए, सही क्रम में। तो स्टूडेंट रेशा, धागा, कपड़ा, वस्त्र। तो स्टूडेंट पहले रेशा आता है, रेशे से धागा बनता है, धागा से जो है फैब्रिक बनता है, और उसके बाद फैब्रिक से कपड़ा बनता है, कपड़े से ही क्या बनाया जाता है? फैब्रिक। जैसे रेशा निकाला गया, रेशा से धागे का निर्माण हुआ, धागे से कोई कपड़ा बन गया। अब कपड़े से जो आप जैसा वस्त्र बनवाना चाहते हो, शर्ट पैंट जो भी बनवाना चाहते हो, तो आपका बन जाएगा। तो सही क्रम यही है, रेशा, धागा, कपड़ा, फिर वस्त्र। अगला क्वेश्चन, लिनन के रेशे का सर्वाधिक उत्पादन होता है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन, लिनन का सबसे ज़्यादा उत्पादन माना जाता है कि इस ऑप्शन में देखें तो आयरलैंड में सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे है? आयरलैंड में है, ठीक है। सबसे ज़्यादा उत्पादन लिनन का आयरलैंड में है, ठीक है। तो इसको आप आयरलैंड कर लीजिएगा इसमें से, नहीं तो चाइना को भी माना जाता है स्टूडेंट, लेकिन इस ऑप्शन में चाइना चूंकि नहीं है, तो आयरलैंड में सबसे ज़्यादा होता है। छोटे रेशे को क्या कहा जाता है? तो स्टूडेंट जो छोटा रेशा होता है, जो जो लंबा नहीं होता, ज़्यादा बड़ा नहीं होता, उसको स्टेपल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? छोटे छोटे रेशे को स्टेपल कहते हैं, और बड़े रेशे को, लॉन्ग फाइबर को फिलामेंट कहते हैं। तो फिलामेंट जो है स्टूडेंट ये लॉन्ग फाइबर है, और छोटा रेशा क्या है? स्टेपल है, ठीक है। अगला प्रश्न, कपास का पौधा है, कपास का पौधा कितने समय का होता है? तो स्टूडेंट कपास का पौधा 120 से लेकर 200 दिन के आसपास तक का होता है। तो ये 6 माही पौधा है, 6 महीने में, 6 महीने तक रहने वाला पौधा है। इसका लाइफ 6 महीना होता है, 6 महीने में तैयार हो जाता है। 4 से 5 महीने में हो जाता है, लेकिन 6 महीने तक ये टिका रह सकता है, मतलब माना जा सकता है। रात को सोते समय निम्न वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है। तो रात को कह रहा है जीन्स नहीं पहन के सोएंगे, साड़ी नहीं, सलवार कुर्ता नहीं, नाइट सूट। तो स्टूडेंट रात के लिए नाइट सूट का इस्तेमाल होता है। साथ ही साथ स्टूडेंट आपको बताना चाहूँगा कि हमने फैशन डिजाइनिंग एंड क्राफ्ट डिजाइनिंग का भी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करा दिया है, जिसका ADU 201 कोड है, या ADU 100 भी आप कह सकते हो। तो स्टूडेंट उस वीडियो को भी जाके देख लीजिएगा, क्योंकि फैशन एसेसरीज और फैशन डिजाइनिंग दोनों आपस में बहुत ज़्यादा संबंधित पेपर हैं। कई सारे क्वेश्चन आपस में एक दूसरे में रिपीट हुए हैं। तो आप जाके हमारे चैनल पर फैशन डिजाइनिंग एंड क्राफ्ट डिजाइनिंग वाला माइनर देख लीजिएगा, तो इसमें आपको मदद मिल जाएगी। साथ ही साथ स्टूडेंट आप किस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से वीडियो को देखना हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कोई प्रॉब्लम हो तो भी कमेंट करिएगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है अस्तर लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है स्टूडेंट। कपड़ों में खास करके जो पतले कपड़े होते हैं महिलाओं के, तो उसमें अस्तर लगाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो कपड़े अधिक टिकाऊ बनते हैं, कपड़े अधिक मजबूत होते हैं, वस्त्र का गिराव ठीक रहता है, उपयुक्त सभी। तो स्टूडेंट अस्तर लगाने से कपड़े क्या रहते हैं, मजबूत और टिकाऊ तो हो ही जाते हैं, ये दोनों सही है। तो ऑप्शन हमारा डी राइट हो जाएगा, सभी सही है, ठीक है। ये अधिक जो ड्यूरेबल होंगे, अधिक स्ट्रांगर होंगे, और ड्रॉप जो होगा वो उनका अच्छा होगा, जैसे मतलब गिराव उनका अच्छा होगा। अगला क्वेश्चन, रेशम उत्पादन का पहला देश, यानी रेशम का उत्पादन सबसे पहले किस देश में हुआ। तो स्टूडेंट रेशम का सबसे पहले उत्पादन चीन से हुआ है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा चीन। रेशम कुकून जानते हैं, रेशम के कीड़े से होता है स्टूडेंट, इसीलिए कह रहा हूँ आप जाके फैशन डिजाइनिंग वाला भी प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिएगा, उसके सारे क्वेश्चन देख लेंगे तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल्टर का नाम है स्टूडेंट, ये पूछना चाह रहा है कि हाल्टर लाइन क्या होती है। तो सिलाई में स्टूडेंट एक नेक लाइन से, नेक से एक कपड़ा होता है, नेक गर्दन से, जिसमें वो गले से आगे की तरफ पूरा होता है, और पीठ महिलाओं का एक वस्त्र होता है जो नेक लाइन से शुरू होता है गले से, यानी उस ड्रेस को पहना जाता है, एप्रॉन की तरह होता है आप कह सकते हो, ठीक है। आप जाके गूगल करके देख लीजिएगा। तो ये नेक लाइन इसको कहा जाता है, हाल्टर लाइन को नेक लाइन के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कश्मीरी गाउन को किस रूप में जाना जाता है। तो स्टूडेंट कश्मीरी जो गाउन होता है वो बहुत लंबा लंबा होता है, चाहे जेंट्स का हो चाहे फीमेल का हो, और ये लंबे लंबे वस्त्र उनके होते हैं। इसको हम फिरन या फेरान के नाम से जानते हैं। तो फिरन या फेरान, इसको अंग्रेजी में रोम अराउंड लिखा है स्टूडेंट कि लटका हो, लेकिन इसका असली नाम फिरन ही है, PHIREN हम इसको कहते हैं इंग्लिश में भी फिरन, जिसको ये उसका मतलब मीनिंग लिख दिया रोम अराउंड, तो फिरन कहते हैं कश्मीरी ड्रेस को, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक फाइबर है, यानी कौन प्रकृति से तैयार नहीं होता है। तो कपास यानी कॉटन होता है, सिल्क भी होता है, रेयान और ऊन भी प्रकृति से ही मिलता है। लेकिन जो रेयान है स्टूडेंट, ये वुड पल्प यानी लकड़ी के पल्प से तो तैयार होता है, लेकिन इसमें केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसको सेमी नेचुरल माना जा सकता है। ये पूरी तरह से प्राकृतिक नहीं होता है, बनता तो प्रकृति के अंशों से है, लेकिन इसमें केमिकल का भी इस्तेमाल होता है रेयान तैयार करने में, ठीक है। तो रेयान आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नौवारी पोशाक, नौवारी ड्रेस कहाँ से संबंधित है। तो स्टूडेंट नौवारी ड्रेस महाराष्ट्र से है। स्टूडेंट इसको आप इसे समझने के लिए आप ड्रेस के नाम लिखिएगा, गूगल करेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये कैसा ड्रेस है, आपने देखा है, ठीक है। तो ये नौवारी जो ड्रेस पहना जाता है या पोशाक कहाँ के कहा जाता है, तो ये महाराष्ट्रियन ड्रेस को कहा जाता है, ठीक है। उनकी साड़ी भी स्टूडेंट आप देख सकते हो कैसी होती है, खास करके वही नौवारी ड्रेस में आती है, महाराष्ट्रियन साड़ी को आप उसका उदाहरण मान सकते हो। अगला क्वेश्चन कर रहा है पोचमपल्ली नाम है। तो पोचमपल्ली किसका नाम है स्टूडेंट। पोचमपल्ली स्टूडेंट मैं आपको सारे ऑप्शन इसलिए नहीं बताता हूँ कि मैं सीधे प्रश्न बताता हूँ, उनके राइट आंसर आपको क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको एग्जाम टाइम में कोई कंफ्यूजन ना रहे। पोचमपल्ली रंगाई के पारंपरिक ज्यामितीय पैटर्न वाली साड़ियाँ होती हैं, यानी इस पर ज्योमेट्रिकल डिजाइन बनी होती है, जो ट्रेडिशनल साड़ियाँ होती हैं जिस पे ज्यामिति की डिजाइन बनी होती है। और ये तेलंगाना हैदराबाद से सटा हुआ जो इलाका है तेलंगाना, वहाँ की साड़ियाँ, वहाँ का ये डिज़ाइन है जो वहाँ के साड़ियों पे ज़्यादातर देखने को मिलता है। और ये पोचमपल्ली डिज़ाइन जो होता है वो वहाँ की साड़ियों में रंगाई में इस्तेमाल किया जाता है, और ये खास करके रेशम की साड़ियों पे देखने को पोचमपल्ली डिज़ाइन मिलती है। अगला क्वेश्चन, कांथा कढ़ाई प्रसिद्ध है। तो कंथा कढ़ाई जो है स्टूडेंट, ठीक है, ये ऊन और धागे से की जाती है, ठीक है। तो कंथा एम्ब्रॉयडरी जो है ऊन और धागे से की जाती है, और ये बंगाल उड़ीसा, बंगाल से सटा हुआ उड़ीसा है, तो बंगाल उड़ीसा और त्रिपुरा के तरफ प्रसिद्ध है। स्टूडेंट जैसे आपने देखा होगा कि हमारे वहाँ यूपी में भी ऊन को लेके कढ़ाई महिलाएं किया करती हैं, तो उसी तरह की ये कढ़ाई की विधि है, ठीक है। अगला प्रश्न, वाराणसी की कढ़ाई की अद्वितीय कला है, यानी बनारस में जो कढ़ाई की जाती है बनारस में, उसको क्या कहा जाता है। तो स्टूडेंट बनारस में सिल्क की साड़ियाँ मिलती हैं, और कढ़ाई जो होती है वो जरी की कढ़ाई होती है, जिसको जरी जरदोजी के नाम से हम जानते हैं। तो जरी जरदोजी जो है, जरी की कहते हैं ना, जरी की साड़ियाँ या जरी की कढ़ाई है, तो उसी को फिलिग्री जो होता है स्टूडेंट, वही बनारस में प्रसिद्ध है। तो सिल्क की साड़ियों बनारस सिल्क की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध भी है, और जरी जरदोजी की कढ़ाइयाँ के लिए भी बनारस प्रसिद्ध है। वहीं स्टूडेंट आपका लखनऊ जो है चिकन की कढ़ाइयों के लिए प्रसिद्ध है। छोटे रेशे को एक साथ घुमाकर किस प्रकार का सूत बनाया जाता है, यानी जो छोटे छोटे मैंने बताया स्टेपल जो यार्न होते हैं स्टूडेंट, स्टेपल यार्न जो होते हैं वो छोटे छोटे सूतों से बनाए जाते हैं, और फिलामेंट यार्न जो होते हैं ये इसमें सूत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, लंबे और बड़े सूत होते हैं। तो छोटे रेशों से स्टेपल सूत बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कूसा या कोसा क्या है। तो कोसा स्टूडेंट एक तरह की सिल्क की साड़ी है,
एक रेशम की साड़ी का प्रकार है कूजा। स्टूडेंट ये सारे नाम आप नोट कर लीजिए, चाहिए तो गूगल करके नाम आप नोट करते जाइए कि ये क्या है, और इसको गूगल करके देखिए तो आपको तुरंत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि अच्छा इस डिज़ाइन को ये कहते हैं। स्टूडेंट पेपर ये बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि इसमें अगर आपको फैशन का आइडिया है, बुटीक का आइडिया है, तो ही ये पेपर आपके लिए आसान होने वाला है, वरना बिल्कुल आसान होने वाला नहीं है। किस प्रकार के सूत, लंबे सूत सतत रेशों से बनाए जाते हैं? अब मैंने बता दिया स्टूडेंट, लंबे सूत जो होते हैं वो फिलामेंट होते हैं, और जो छोटे सूत होते हैं वो स्टेपल होते हैं। तो लंबे सूत के लिए फिलामेंट हमारा राइट आंसर होगा। इसको बिल्कुल याद करिए, ये सब प्रश्न रिपीटेड होंगे। अगला क्वेश्चन है, रंग चक्र पर समान दूरी पर स्थित 3 रंगों के प्रयोग को कहा जाता है? तो स्टूडेंट रंग जो चक्र होता है, यानी जो कलर व्हील होता है, कलर व्हील पे समान दूरी पे स्थित 3 रंगों को क्या कहा जाता है? ट्राइडिक कलर स्कीम। ट्राइडिक कलर स्कीम। तो ऑप्शन बी जो आपका कह रहा है त्रियक त्रिंक रंग योजना, इसको अंग्रेजी में ही मैंने याद किया, ट्राइडिक कलर स्कीम यानी त्रिक रंग योजना। ठीक है, त्रिक रंग योजना आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कौन सी रंगाई का एक प्रकार नहीं है? रंगने की एक प्रक्रिया क्या नहीं है? तो रंगने की, डाई करने की कई सारी प्रक्रिया। डाई मतलब होता है स्टूडेंट रंगना, तो एसिडिक डाई, बेसिक डाई और वेट डाई होता है, लेकिन नायलॉन डाई नहीं होता है। नायलॉन तो एक वस्त्र है स्टूडेंट, नायलॉन को रंगा जाता है एसिडिक डाई से, जैसे कॉटन डाई नहीं हो सकता है। एसिडिक डाई होती है, बेसिक डाई होती है और वेट डाई होती है। नायलॉन क्या था? एक वस्त्र है, तो वस्त्र तो डाई नहीं होगा। नायलॉन को रंगने की जो प्रक्रिया होती है वो एसिडिक डाई से की जाती है, तो नायलॉन डाई नहीं है, ये गलत है। कताई में धुरी का क्या स्टूडेंट? जब ये आप देखे होंगे जो व्हील होती है जिससे कताई की जाती है, मैंने कताई मतलब काटना जो होता है, रेशे को तैयार करना, तो वो क्या कर रहा है? धुरी क्या करता है? तो धुरी स्टूडेंट अपनी जगह पर फाइबर को अपनी जगह पे बनाए रखता है। ठीक है, टू होल्ड द फाइबर एट इट्स प्लेस। ठीक है, तो आपको ए वाला ऑप्शन राइट रहेगा। अगला प्रश्न, कताई में प्रारूपण प्रणाली यानी ड्राफ्टिंग सिस्टम क्या होता है? तो स्टूडेंट स्पिनिंग में, स्पिनिंग मतलब कताई, कताई में जो है प्रारूपण प्रणाली यानी ड्राफ्टिंग सिस्टम क्या करता है? तो एक समान सिल्वर का उत्पादन, या सिल्वर मतलब स्टूडेंट चांदी नहीं है, बिल्कुल इसको चांदी मत समझ लीजिएगा। तो वो जो एक तरह का सिल्वर का, यानी आप कह सकते हो रेशों का उत्पादन करने का काम करता है। सूत का आप कह सकते हो कि सूत का जो वो ढेर बनाता है तो एक समान बनाता है। कह रहा 2 या 2 से अधिक एकल धागों को, यानी जो है ट्विस्टिंग 2 और मोर सिंगल यार्न, तो क्या बनाया जा सकता है? मतलब किस प्रकार का सूत बनाया जाता है? 2 या 2 से अधिक एकल धागों को साथ घुमाकर किस प्रकार का सूत बनाया जाता है? तो स्टूडेंट जो 2 और मोर सिंगल यार्न को ट्विस्ट करके प्लाइड यार्न, प्लाई सूत यहाँ पे लिखा है, इसको स्टूडेंट प्लाइड भी कहते हैं, PLIED, प्लाइड यार्न के नाम से भी हम जानते हैं, तो प्लाइड सूत के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा करघा लूम का प्रकार नहीं है? यानी कौन सा लूम का एक प्रकार नहीं है? तो स्टूडेंट ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि लूम मतलब करघा जिससे होता है, जिससे बुनाई की जाती है। तो कह रहा है जैकवार्ड लूम, ये भी लूम है। डबी करघा यानी डबी लूम भी होता है, और प्रोजेक्ट लूम नहीं होता है स्टूडेंट। प्रोजेक्ट लूम ये तो कंप्यूटर में इससे रिलेटेड, IT से रिलेटेड से हो जाता है, बाकी ब्रेडिंग करघा है। तो प्रोजेक्ट लूम नहीं होता है। जो हमारा फैशन एसेसरीज यानी जो हमारी बुनाई कताई की सीरियल में प्रोजेक्ट लूम नहीं होता है। प्रोजेक्ट लूम कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें काम आती हैं। ठीक है, ये इसका फैशन से कोई लेन देन नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अबला एक प्रसिद्ध मिरर वर्क है। तो कहाँ का जो है शीशे का वर्क, जो अबला, उस शीशे के वर्क को अबला कहा जाता है? तो स्टूडेंट राजस्थान और गुजरात का, जो आपने देखा होगा राजस्थानी ड्रेस में शीशे लगे रहते हैं, वस्त्रों में, महिलाओं के वस्त्रों में खास करके जो वो पहनती हैं, तो उसमें स्टूडेंट शीशे लगे होते हैं, गोल गोल या चरकोर, मतलब आप कह सकते हो कि वर्गाकार या गोल गोल शीशे लगे होते हैं। तो इसको अबला भी कहा जाता है। इसको कच्छ, जो गुजरात का एक जगह है उसी के नाम पे इसको कच्छ वर्क भी कहा जाता है, या शीशा की कढ़ाई भी कही जाती है। तो ये भारत के स्टूडेंट राजस्थान और गुजरात में प्रसिद्ध है। ठीक है, आप जाके देख लीजिएगा, गूगल करके, इमेज जैसे गूगल करेंगे आपको चित्र दिख जाएगा। अगला क्वेश्चन, कपड़े से वैक्स छुड़ाने की उत्तम विधि है। स्टूडेंट अगर कपड़े पे मोम लग जाए तो उसका छुड़ाने के लिए क्या है? तो कह रहा है मिट्टी का तेल, प्रेस, गर्म पानी। नहीं स्टूडेंट, कपड़े पे मोम लग जाए तो उसका गर्म पानी सबसे उपयुक्त तरीका है। ठीक है, गर्म पानी में उसको डाल दीजिए तो वहाँ से वो वैक्स निकल जाता है। मिट्टी का तेल का तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन, CPU का फुल फॉर्म है। तो स्टूडेंट इसमें कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइस, कुछ CPU से भी रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न पूछ लिए गए हैं। तो CPU का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न देखते हैं, पॉलिस्टर निम्न में से किसमें होता है? तो स्टूडेंट पॉलिस्टर किसमें होता है ये पूछ रहा है। तो पॉलिस्टर किसमें घुलनशील है ये पूछना चाह रहा है। पॉलिस्टर निम्न में से किसमें होता है? तो
पॉलिस्टर इज सॉल्युबल, सॉल्युबल मतलब घुलनशील पूछ रहा है स्टूडेंट, हिंदी और अंग्रेजी में बड़ा अंतर है, तो किस में घुलता है या घुलता है ये पूछना चाह रहा है। तो स्टूडेंट जो पॉलिस्टर है यहाँ पे आप सही करें, किस में घुलनशील है, तो मेटाक्रिसॉल में जो है पॉलिस्टर घुलनशील है, जबकि नायलॉन जो है फॉर्मिक जो दूसरा ऑप्शन है इसमें नायलॉन घुलनशील है, ठीक है। और मेटाक्रिसॉल में पॉलिस्टर घुलनशील माना जाता है और फॉर्मिक एसिड में नायलॉन घुलनशील होता है। अगला क्वेश्चन, कसूती कढ़ाई कहाँ की प्रसिद्ध है, तो स्टूडेंट कसूती कढ़ाई जो आप जानते हैं या नाम भी सुना होगा, तो ये कर्नाटक में प्रसिद्ध है, कर्नाटक की प्रसिद्ध कढ़ाई है। निम्नलिखित में सबसे पुराना टाका क्या है, स्टूडेंट हेरिंग बोन को ही सबसे पुराना टाका माना जाता है, इसको आप कंफर्म भी कर लीजिएगा अगर आपको डाउट, मुझे थोड़ा डाउट भी है, लेकिन क्रॉस स्टिच होता है, टाका मतलब स्टिच सिलाई करने मतलब एक स्टिच टाका लगाने का तरीका, सिलाई का तरीका, तो वो मशीन से सिलाई की बात नहीं हो रही यहाँ पे। तो हैरिंग बोन को जिसको क्रॉस स्टिच भी कहते होंगे, यही एक पुराना तरीका माना जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए, बाकी इसको आप चेक भी कर सकते हो। लेआउट बनाने से क्या लाभ है, तो लेआउट से कपड़े की बचत, समय की बचत, धन की बचत, उपयुक्त सभी। तो स्टूडेंट ये सारा काम लेआउट, जब लेआउट हम बना लेते हैं, लेआउट मतलब एक तरह से आउटर डिजाइन कि कैसे काम करना है, तो कब हम अपना सारा काम कर देते हैं, लेआउट मतलब बॉर्डर्स बना देना, किसी के बॉर्डर के अंदर सारी चीज़ों को फिट करना है, तो इससे सब चीज़ की बचत होती है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट रहेगा। अगला प्रश्न, इंडियन नेशनल ट्रेड फेयर हर साल किस जगह आयोजित होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर दिल्ली में आयोजित होता है और दिल्ली के प्रगति मैदान में, दिल्ली के प्रगति मैदान में 14 से 27 नवंबर के बीच में हमेशा आयोजित किया जाता है। 14 से 27 नवंबर इसका डेट फिक्स है, प्रगति मैदान दिल्ली में ये होता है इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। अब अगला प्रश्न पूछा, आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो आउटपुट डिवाइस क्या होता है, हमको रिजल्ट देते हैं, तो बारकोड रीडर, और फिर करा लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, हेडफोन। तो हेडफोन से साउंड, स्पीकर और प्रिंटर ये आउटपुट डिवाइस है। तो स्टूडेंट क्या नहीं, बारकोड रीडर ये पढ़ता है, यानी ये पहले इनपुट को लेगा, तो बारकोड रीडर क्या है, आपका इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस नहीं। बाकी प्रिंटर और हेडफोन से आवाज आती है, ये सब आउटपुट डिवाइस है, ये तीनों आउटपुट हैं। अगला प्रश्न, वस्त्र की लघुत्तम इकाई है, यानी वस्त्र का सबसे छोटा, किससे वस्त्र बनता है, सबसे छोटी इकाई क्या है, तो स्टूडेंट सबसे छोटी इकाई रेशा है, रेशे से धागा बनता है, धागे से कपड़ा बनता है और कपड़े से वस्त्र तैयार होता है। चिकनकारी कार्य प्रसिद्ध है, स्टूडेंट ये तो मैंने बताया, चिकन की कढ़ाई कहाँ प्रसिद्ध है, यूपी में, और यूपी में कहाँ, लखनऊ में, ठीक है, यूपी के लखनऊ में प्रसिद्ध है चिकन का वर्क, चिकन कढ़ाई जो वर्क है वो यूपी में प्रसिद्ध है। आप गर्ल्स तो आप इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बता रहा हूँ। आउटपुट डिवाइस है, स्टूडेंट्स जो बॉयज़ हैं उनको भी समझना पड़ेगा, क्योंकि आपका अगर ये माइनर है तो फिर भी आपको इसको पढ़ के जाके देना ही पड़ेगा, भले आपको अच्छा लगे या थोड़ा बोरिंग लगे। आउटपुट डिवाइस है टेलीविजन, प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, उपयुक्त सभी। तो स्टूडेंट टेलीविजन भी रिजल्ट दिखाता है, मतलब हमको दिखता है उस पर, जिससे हम आदेश देते हैं वो इनपुट, और जो हमको रिजल्ट दिखाता है वो आउटपुट। तो टेलीविजन और लाइन प्रिंटर दोनों आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी आउटपुट है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। सिलाई है, तो सिलाई क्या है, सिलाई एक विज्ञान नहीं है, सिलाई एक कला है, ठीक है स्टूडेंट, एक आर्ट है, साइंस नहीं है, एक आर्ट है। अगला प्रश्न, इनपुट डिवाइस नहीं है, माउस, बारकोड रीडर, प्रिंटर। तो माउस इनपुट डिवाइस है, बारकोड रीडर इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर क्या है, आउटपुट है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है। तो प्रिंटर जो है इनपुट डिवाइस नहीं है, ये आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि ये रिजल्ट देता है। सबसे ठंडा रंग कौन सा है, तो स्टूडेंट नीले रंग से जुड़े रंग ठंडे रंग में आते हैं, ठीक है। तो नीला और बैंगनी, अब इसमें नीले से जुड़े दो रंग मिल जाएंगे, या सियान भी होता है या इंडिगो भी होता है। तो स्टूडेंट आप इसको अगर रेनबो वाला फॉर्मूला याद रखेंगे तो भी इसको कर लेंगे कि रेनबो में कलर की जो नीचे से ऊपर कलर होता है विबग्योर, VIBGYOR, ठीक है। तो जो अब ये नीचे वाला जो सबसे कूलेस्ट होता है और आगे वाला सबसे हॉटेस्ट होता है, रेनबो में तो वॉलेट। तो इसमें सबसे जो ठंडा रंग है वो नीला नहीं मान के हम इसमें किसके साथ जाएंगे, बैंगनी के साथ जाएंगे, क्योंकि बैंगनी जो है वो नीले से भी ज़्यादा ठंडा रंग माना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी रहेगा। और सबसे गर्म रंग है तो स्टूडेंट लाल, लाल को सबसे ज़्यादा गर्म माना जाता है, फिर ऑरेंज को माना जाता है, तो राइट आंसर जो है रेड, ठीक है, वार्मेस्ट कलर आपका रेड होगा। स्टूडेंट इस तरह से 50 क्वेश्चन मैंने आपको कवर किया, आशा करता हूँ वीडियो लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फ्रेंड्स तक पहुँचा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारी टीम की तरफ से आपको आपके एग्जामिनेशन के लिए गुड लक, ठीक है स्टूडेंट। चलिए पहला क्वेश्चन जो आया था वो कह रहा है मुस्लिन ऑफ ढाका इज मेड ऑफ, यानी ढाका का मलमल किससे बना हुआ है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, जो मुस्लिन मतलब मलमल, तो ढाका का मलमल किससे बना हुआ होता है स्टूडेंट, तो ये कॉटन से बना हुआ होता है। पहले का राइट आंसर हो जाएगा कपास, यानी कॉटन से बना होता है। ढाका का मलमल जो होता है, जो मुस्लिन ऑफ ढाका है, वो कॉटन से बना होता है, ठीक है, यानी जिसको आप कपास कहते हो। दूसरा प्रश्न देखते हैं, कोकून संबंधित है, तो कोकून जो है स्टूडेंट्स,
वो क्या है, एक सिल्क, वो सिल्क वार्म है, ठीक है। कोकून जो है सिल्क वार्म है, सिल्क का रेशम का कीड़ा है। तो ये कोकून का संबंध किससे, रेशम से है, ठीक है। कोकून का संबंध किससे, रेशम से है। अगला स्टूडेंट, बांस तथा लकड़ी की लुगदी किस रेशे को बनाने में प्रयोग किया जाता है, यानी बम्बू और वुड पल्प का इस्तेमाल किस रेशे के लिए होता है। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आई होप रिपीट भी करेगा इस तरह का प्रश्न। तो स्टूडेंट बांस की लकड़ी, बांस तथा लकड़ी की लुगदी जिसको वुड पल्प कहते हो आप, तो बम्बू और वुड पल्प का यूज रेयान फाइबर बनाने के लिए किया जाता है, रेयान के रेशे बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, रेयान। अगला प्रश्न देखते हैं, लीनेन प्राप्त होता है, तो लीनेन कहाँ से मिलता है स्टूडेंट। तो लीनेन, बहुत, ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाले स्टूडेंट। फ्लैक्स के पौधे से, फ्लैक्स प्लांट से हमको लीनेन मिलता है, ठीक है। फ्लैक्स प्लांट एक पौधा होता है फ्लैक्स, और फ्लैक्स प्लांट के स्टेम यानी तने में जो होता है वो आपका लीनेन पाया जाता है। तो प्रेजेंट इन स्टेम ऑफ फ्लैक्स प्लांट, ये जो होता है फ्लैक्स पौधे के कहाँ पे, तने में, स्टेम में होता है लीनेन, वहाँ से पाया जाता है। और जो है लीनेन आपका एक कॉस्टली और एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। कॉस्टली और एक्सपेंसिव यानी महंगा होता है, ठीक है। अगला प्रश्न, प्राकृतिक रेशे के उदाहरण नहीं है, तो कौन सा प्राकृतिक रेशा नहीं है, ऐसा पूछना चाह रहा है। तो स्टूडेंट प्राकृतिक रेशा क्या होता है, जो हमको प्रकृति से मिलता है, नेचर से मिलता है, नेचुरल, यानी जिसको आदमी, जिसका निर्माण नहीं करता है, ठीक है, उसको प्रकृति हमें देती है। तो वो क्या है, जो वो आपका ऊन, रुई, सिल्क, ये सब, जूट, कपास, ये सब क्या है आपके, ठीक है, ये आपके प्राकृतिक रेशे। लेकिन जो नायलॉन है ये सिंथेटिक फाइबर है। ये कैसा फाइबर है, यानी अकृत्रिम रेशा है, सिंथेटिक फाइबर इसको कहा जाता है, सिंथेटिक यानी अकृत्रिम रेशा। और नायलॉन को ही पहला सिंथेटिक फाइबर माना जाता है, पहला सिंथेटिक यानी कृत्रिम रेशा जो मानव ने बनाया था वो नायलॉन बनाया था। और स्टूडेंट नायलॉन किससे बना होता है, इसको भी ध्यान दे दीजिएगा। तो ये कोल, वाटर और पॉलीमर से बनाया जाता है। तो सिंथेटिक फाइबर है नायलॉन किससे बना होता है, आपका कोल, वाटर और पॉलीमर। आप देखते हैं ना नायलॉन का टायर भी आता है, वो काला, ठीक है, तो वो काले काले कलर का होता है। तो वो उसमें क्या मिलाया जाता है, कोल, वाटर और पॉलीमर मिलाया जाता है, साथ ही साथ कुछ केमिकल भी मिलाए जाते हैं। और ये क्या है, अप्राकृतिक रेशा है, यानी मानव ने इसको बनाया, प्रकृति ने नहीं। अगला प्रश्न, ड्राफ्टिंग का संबंध किससे है। तो स्टूडेंट ड्राफ्टिंग का संबंध किससे है, कपड़े की कटिंग से, कटिंग ऑफ क्लॉथ। जो हमारे कपड़े की कटिंग का ड्राफ्टिंग तो अलग अलग संदर्भ में इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पे जो संदर्भ है स्टूडेंट, तो वो कह रहा है पेंटिंग से, कपड़े की सिलाई से, कपड़े की कटिंग की। तो स्टूडेंट ड्राफ्टिंग जो है वो कपड़े की कटिंग होती है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है, इंद्रधनुष का रंग नहीं है। तो पहले स्टूडेंट ये तो आपको पता होगा, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, और आप सबको पता होगा वो 7 रंग क्या होते हैं। स्टूडेंट इसको आप याद करने का ट्रिक जो है, विब्ग्योर, VIB विब्ग्योर, GY, इसको मैं बता दे रहा हूँ OR, इसको आप याद रख लेंगे तो आप रेनबो के सारे कलर आपको याद रहेंगे। V फॉर होता है वॉयलेट यानी बैंगनी, इंडिगो, इंडिगो मतलब एक तरह का नीला, ठीक है, दूसरे तरह का इंडिगो कलर का नीला, ठीक है। फिर ब्लू, तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, तो यही रंग होते हैं इंद्रधनुष में। तो इसमें क्या नहीं होता है, जो ऑप्शन डी कह रहा है भूरा, तो भूरा रंग इंद्रधनुष में नहीं होगा। बाकी कौन, क्रम से मैं बता दे रहा हूँ, नीचे से वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, नीचे से ऊपर का क्रम मैंने बताया है। अगला क्रम में अगला क्वेश्चन क्या है, 2 प्राथमिक रंगों के मिश्रण को, यानी 2 प्राइमरी कलर के मिक्सिंग को क्या कहते हैं। तो 2 प्राइमरी कलर को जब मिलाते हैं तो हमको क्या सेकेंडरी कलर मिलता है, जिसको द्वितीयक रंग कहते हैं। प्राथमिक रंगों को मिलाते हैं तो हमको कौन से रंग मिलते हैं, द्वितीयक रंग मिलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। और प्राथमिक रंग क्या क्या है, वैसे तो जो 3 प्राथमिक रंग है वो रेड, येलो, ब्लू माने जाते हैं। 3 प्राथमिक रंग क्या है, इसमें आप याद रख लेगा, रेड, येलो, ब्लू, ये 3 प्राथमिक रंग होते हैं। इन्हीं से जो दूसरे रंग बनाए जाते हैं उसको आपको द्वितीयक रंग बनाया जाता है। जैसे समझ लीजिए येलो और ऑरेंज मिला के, सॉरी, येलो और रेड मिलाते हैं, यानी पीला और लाल मिलाते हैं तो ऑरेंज रंग बन जाता है, केसरिया, जो आपका संतरा कलर या केसरिया टाइप का रंग जो बनता है। येलो और ब्लू मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, ग्रीन बन जाता है। तो येलो भी प्राइमरी कलर है यानी प्राथमिक रंग है, और ब्लू भी प्राथमिक रंग है, दोनों को मिलाने पे ग्रीन मिलता है। तो यानी प्राइमरी रंग को मिलाने पे हमको क्या मिलता है, सेकेंडरी कलर मिलता है। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछा है, एक प्राथमिक रंग एक द्वितीयक रंग के मिश्रण से किस प्रकार के रंग बनते हैं। तो कह रहा है एक प्राथमिक रंग और एक द्वितीयक रंग यानी एक सेकेंडरी कलर, प्राथमिक और द्वितीयक को मिलाएंगे तो तृतीयक श्रेणी का रंग बनता है। क्या बनता है, तृतीयक श्रेणी का रंग बनता है। अगला, ठंडे रंगों के प्रयोग से शरीर दिखाई देता है। स्टूडेंट जो कोल्ड कलर होते हैं उसके इस्तेमाल करने से, जैसे ब्लू हो गया, ये सब आपके कोल्ड कलर है, तो शरीर कैसा दिखाई देता है। तो ये इन सारे चीज़ों के इस्तेमाल से ये क्या दिखता है,
वो दिखता है, ठीक है, आपका पतला दिखता है, ठीक है, थिन। अगला प्रश्न, कपड़े की कटिंग का सिद्धांत नहीं है, तो कपड़े की कटिंग का कौन सा सिद्धांत नहीं है? यानी ड्राफ्टिंग, मतलब मैंने बताया है कि ये कपड़े काटने की एक विधि है। मेजरिंग यानी नापना, वो भी कपड़े कटिंग में है। बुनाई, निशान लगाना, तो स्टूडेंट बुनाई जो है कपड़ा काटने से संबंधित नहीं है, बाकी निशान लगाने के बाद ही कपड़े को कट किया जाता है, ठीक है, तो सी वाला नहीं होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक रेशा है? स्टूडेंट अभी बताया, यानी जो नेचुरल नहीं है वही रासायनिक है, तो रेजिन, रेशम, जूट, उपयुक्त सभी। तो स्टूडेंट अब ध्यान से आपको इसको देखना पड़ेगा। तो जो आपका सिल्क है और जूट है, जिसको रेशम और जूट कहते हैं, ये दोनों प्राकृतिक रेशा है, प्रकृति से मिलता है। सिल्क हमको सिल्कवार्म से मिलता है, रेशम कीट से मिलता है, कुकुन से, और जूट जो होता है वो जूट तो आप जानते ही हैं, ये दोनों क्या प्राकृतिक रंग है, प्राकृतिक रेशा है। लेकिन रेजिन जो है ये अप्राकृतिक रेशा है। नायलॉन, रेजिन, ये सब क्या होते हैं? अप्राकृतिक रेशे होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, स्टूडेंट रेजिन में कुछ प्राकृतिक रेजिन भी होते हैं लेकिन अप्राकृतिक रेजिन भी होते हैं, इसलिए हम रेजिन उसमें से हमारा रहेगा। अगला प्रश्न, रेशमी वस्त्रों पर पक्के रंग चढ़ाने निम्न कारणों से चढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि रेशमी वस्त्रों पर जो रंग पक्के चढ़ने किस कारणों से मतलब चढ़ाया जाता है, व्हाट इज द रीजन फॉर इंटैक्ट फर्म कलरिंग सिल्क क्लॉथ। तो क्या होता है स्टूडेंट, तो पक्के चढ़ाने के कारण क्या है? एसिडिक, अम्लीय कारण, अम्लीय कारणों से रेशमी वस्त्रों पर पक्के कलर चढ़ाए जाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो पक्के रंग चढ़ाने से निम्न मतलब अम्लीय कारण से चढ़ाए जाते हैं। इसमें एसिडिक डाई का इस्तेमाल किया जाता है। रेशमी वस्त्रों पे कलर चढ़ाने के लिए किसका? एसिडिक डाई का इस्तेमाल किया जाता है। एसिडिक डाई का इस्तेमाल हम सिल्क में भी करते हैं, ऊन पे भी करते हैं, ऊनी कपड़ों पे भी करते हैं और नायलॉन पे भी करते हैं, ठीक है। तो जो रेशमी वस्त्रों पे कलर चढ़ाने के लिए एसिडिक डाई का इस्तेमाल, डाई एक रंग होता है, तो एसिडिक डाई, कैसा डाई? बेसिक डाई नहीं, एसिडिक डाई का इस्तेमाल यानी अम्लीय डाई का इस्तेमाल किया जाता है। कृत्रिम सूत बनाने की मशीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, हो सकता है इस बार भी रिपीट करे। तो लुई श्रॉ ने, लुई श्रॉ ने जो है, जो पहला जो है आर्टिफिशियल फाइबर बनाने की मशीन बनाई थी। आर्टिफिशियल यानी और जो कृत्रिम रेशा है, कृत्रिम रेशा बनाने की मशीन किसने बनाई थी? तो वो आपके बनाई थी लुई श्रॉ, जो एक अंग्रेज था, और 1842 में, किस ईयर में बनाया था? ये प्रश्न भी पूछा था, ईयर भी, तो आगे आपको पूछा रहेगा। तो 1842 में बनाया था। किस ईयर में बनाया था? लुई श्रॉ ने कृत्रिम रेशा बनाने के लिए मशीन बनाया था 1842 में। निम्न में से बुनाई का प्रकार है, तो कह रहा है सादी बुनाई, ट्विल बुनाई, साटिन बुनाई, ठीक है। तो उपयुक्त सभी, तो स्टूडेंट ये सारे सिंपल वीविंग, ट्विल वीविंग और सैटिन वीविंग, ये सब बुनाई के प्रकार है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट रहेगा। मल्टी स्ट्रैंड यार्न किस प्रकार का यार्न है? तो स्टूडेंट मल्टी स्ट्रैंड यार्न जो है वो मिश्रित यार्न होता है। मल्टी स्ट्रैंड यार्न में ये विभिन्न तरह के धागों को मिला के बनाया जाता है, इसलिए कैसा यार्न होता है? ये धागा होता है, तो मिश्रित धागा होता है। टाई एंड डाई क्या होता है स्टूडेंट? जो स्टूडेंट थोड़ा बहुत तो होम साइंस भी पढ़ते होंगे स्टूडेंट्स, वो भी जानती होंगी, और भी थोड़ा बहुत जिनको आइडिया होगा। टाई डाई क्या होता है? कपड़े रंगने की एक विधि है, जिसमें टाई मतलब होता है कपड़े को बांध के और कलर में डुबो देना। तरह तरह के जहाँ जहाँ हमको जैसे जैसे रंग चाहिए, वहाँ अलग अलग पीस में कपड़े को फोल्ड करके, मोड़ के, रस्सी की तरह बना के उसमें गांठ लगाकर कपड़े को रंग में डुबोने को ही टाई डाई कहा जाता है। तो कपड़े रंगने की ये क्या है? विधि है। अगला, सिलाई मशीन का भाग नहीं है, तो स्टूडेंट सिलाई मशीन का भाग क्या नहीं है? सुई सिलाई मशीन में होता है, बॉबिन, बॉबिन होता है ना जिसमें धागा लपेटा जाता है, और बॉबिन केस वो भी सिलाई मशीन में होता है। कपड़ा जो है वो सिलाई मशीन का भाग नहीं है। क्लॉथ जो है वो सिलाई मशीन का भाग नहीं, ऑप्शन डी राइट रहेगा। प्राथमिक रंग नहीं है, तो स्टूडेंट प्राथमिक रंग मैंने आपको पहले ही बता दिया कि लाल, पीला, ये आपके जो होते हैं, लाल, पीला, नीला, ये आपके प्राकृतिक रंग है। लाल, पीला, नीला प्राकृतिक रंग है। तो क्या प्राकृतिक रंग नहीं हुआ? हरा, ये द्वितीयक रंग है, प्राथमिक रंग नहीं है। हरा जो है वो द्वितीयक रंग है, क्योंकि ये दो प्राइमरी कलर यानी दो प्राथमिक रंगों को मिलाकर ही बनाया जाता है। तो जब हम पीला और नीला बनाते हैं तो हमको हरा रंग मिल जाता है, इसीलिए यह प्राथमिक रंग नहीं है। प्राथमिक रंग का निर्माण रंगों के मिलाने से नहीं होता है, जबकि द्वितीयक रंग का निर्माण प्राथमिक रंगों को मिलाने से होता है। और तृतीयक श्रेणी का रंग, प्राथमिक और द्वितीयक दोनों रंगों को मिलाने पे तृतीयक श्रेणी का रंग मिलता है। अगला, द्वितीयक रंग नहीं। अब द्वितीयक रंग कौन सा नहीं है? तो स्टूडेंट बैगनी, हरा, नारंगी, पीला, तो जो है रेड और येलो और ब्लू, मैंने आपको बताया कि ये आपके क्या हैं? प्राइमरी कलर है, यानी प्राथमिक रंग है। तो यहाँ पीला कैसे द्वितीयक रंग होगा? द्वितीयक नहीं होगा स्टूडेंट, ये क्या होगा? तो ये द्वितीयक रंग नहीं में आएगा, क्योंकि ये प्राथमिक रंग होता है।
अगला प्रश्न, प्राकृतिक रेशा नहीं है, कपास, रेशम, पटसन, स्टेपल। तो स्टूडेंट जो स्टेपल होता है वो टेक्सटाइल फाइबर होता है। टेक्सटाइल मतलब जहाँ कपड़े बुना रहता है, वो टेक्सटाइल मतलब कृत्रिम, ये कृत्रिम रेशा होता है, तो ये प्राकृतिक रेशा नहीं होता। जबकि कपास, रेशम और जूट जो होता है, कॉटन, सिल्क और जूट, ये प्राकृतिक रेशे में आते हैं। अगला प्रश्न देखिए स्टूडेंट, रंगों के की श्रेणी को आप अच्छे से देख के जाएंगे तो आपके काफी क्वेश्चन सही होंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन उसी से पूछे थे। तो द्वितीयक रंग है, द्वितीयक रंग जो प्राइमरी नहीं होगा, जो प्राथमिक नहीं होगा, वही तो नीला, लाल, हरा, पीला। तो द्वितीयक रंग क्या है? हरा है, हरा ही ना द्वितीयक रंग है स्टूडेंट। और बाकी नीला, पीला और लाल ये प्राथमिक रंग होते हैं, ये तो आप जान ही रहे हो। प्राथमिक रंग क्या है? लाल, नीला, पीला, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी डी, ये सब क्या है? प्राइमरी कलर है, ठीक है। लाल, नीला, पीला ये सब प्राथमिक रंग है। इंद्रधनुष में नीचे से दूसरा रंग कौन सा होता है स्टूडेंट? इसके लिए मैंने आपको बताया था विब्ग्योर, VIBGYOR। तो विब्ग्योर, तो नीचे से दूसरा क्या हो जाएगा? तो नीचे से दूसरे का क्रम ही बताया था कि नीचे से रंगों का कलर, तो वी वायलेट होता है, आई से इंडिगो होता है, बी से ब्लू होता है। ये तीन तरह के नीले आते हैं, पहला बैंगनी, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, ठीक है। फिर ग्रीन आता है, फिर येलो आता है, फिर ऑरेंज आता है, फिर रेड आता है। तो नीचे से दूसरा हमारा इंडिगो रंग होता है। कौन सा रंग होता है? इंडिगो होता है, जिसको आप गाढ़ा नीला कहते हो। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, इंडिगो, ठीक है। इंद्रधनुष में जो मैंने बताया वही 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं ये सब प्रश्न तो बताने की जरूरत नहीं है आपको, ये आराम से आप कर लोगे। ऑप्शन सी सही रहेगा, 7 कलर्स आर इन रेनबो। अगला प्रश्न देखते हैं, कढ़ाई करने के हेतु किस प्रकार की कैंची का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट कढ़ाई करने के लिए डेकोरेटिव सीजर का इस्तेमाल किया जाता है। कढ़ाई करने के लिए किस कैंची का इस्तेमाल किया जाता है? डेकोरेटिव सीजर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन, अच्छे व्यक्तित्व के गुण नहीं है, सजीवता, उदारता, अज्ञानता, ईमानदारी। तो क्या गुण नहीं है? सजीवता यानी व्यक्ति के अंदर सजीवता होनी चाहिए, उदारता यानी काइंडनेस होनी चाहिए, अज्ञानता नहीं होनी चाहिए। तो ये गुण नहीं है, अज्ञानता गुण नहीं है। अच्छे व्यक्तित्व का गुण अज्ञानता नहीं है, बाकी ईमानदारी अच्छे व्यक्तित्व का गुण है। तो सी राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न पे बढ़ चलते हैं, सिलाई करते समय खिसकने वाले कपड़ों पर किस प्रकार का टाका उपयोगी होता है? तो स्टूडेंट जो खिसकते हैं कपड़े उस पर टेढ़ा कच्चा टाका चलाते हैं, जिसको क्रूक्ड स्टिच कहते हैं आप। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, क्रूक्ड स्टिच। अगला प्रश्न, स्टाइल निम्न में से किसका संशोधित रूप है? तो स्टाइल जो आज हम कहते हैं ना, ये स्टाइल चल रहा है, ये किसका है? फैशन ट्रेंड का संशोधित रूप क्या है? फैशन ट्रेंड का संशोधित रूप आपका स्टाइल है। निम्न में से कंप्यूटराइज्ड कटिंग मशीन है, यानी कंप्यूटर से कटिंग कपड़े काटने वाली मशीन कौन सी है? तो स्टूडेंट वाटर जेट कटिंग मशीन और नाचर कटिंग मशीन दोनों है। तो ए बी दोनों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोनों ऑटोमेटिक कटिंग मशीन है जो कंप्यूटर से करती है, नाचर कटिंग मशीन और वाटर जेट कटिंग मशीन। तो स्टूडेंट ए बी दोनों आपका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, फैशन डिजाइनिंग में किस वस्तु की उपयोगिता होती है? तो फैशन डिजाइनिंग में किस वस्तु की उपयोगिता होती है स्टूडेंट? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कैंची, मेजर टेप, चॉक। तो फैशन विच मटेरियल यूज्ड इन फैशन डिजाइनिंग? सीजर, मेजरिंग टेप, चॉक, सबका इस्तेमाल होता है स्टूडेंट, ठीक है। फैशन डिजाइनिंग करने के लिए, मतलब डिजाइनिंग, क्लॉथ की डिजाइनिंग करने के लिए कैंची, मेजर टेप और चाक मार्किंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो डी वाला राइट आंसर होगा। जूट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? अगला प्रश्न पूछा, जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो स्टूडेंट राइट आंसर है भारत में होता है। और दुनिया का 40 से 50% जो जूट है वो भारत उत्पादन करता है। दुनिया का, पूरे दुनिया का 40 से 50% हिस्सा कौन देश उत्पादन करता है? तो भारत करता है जूट का। प्राकृतिक रेशों में सबसे लंबा और हल्का होता है। तो स्टूडेंट प्राकृतिक रेशों में सबसे लंबा और सबसे सॉफ्ट, लॉन्गेस्ट, लाइटेस्ट, सॉफ्टेस्ट, ये क्या होता है? रेशम होता है। क्या होता है? रेशम होता है। जो सबसे लंबा धागा होता है और सबसे सॉफ्ट होता है और सबसे हल्का भी होता है वो रेशम होता है। अगला प्रश्न, निम्न में किन दो रंगों के मिश्रण से हरा रंग बनता है? वही मैंने बताया, हरा रंग किन दो, तो नीला और पीला मिलाने से हरा रंग मिलता है, ठीक है। नीला और पीला, ब्लू एंड येलो के मिक्सर से हमारा हरा बनता है। कपड़े कटिंग हेतु उपयोगी वस्तु है? टेलर, चॉक, कलम, इंक, इनमें से कोई नहीं। तो कपड़े कटिंग हेतु उपयोगी वस्तु क्या है? टेलर चॉक। स्टूडेंट टेलर चॉक से मार्किंग करने के बाद ही कपड़े को कटिंग किया जाएगा। तो इसमें जो होता है कि ये इंपॉर्टेंट वस्तु होती है टेलर चॉक।
जो नीले रंग की होती है, आप देखते होंगे कपड़े के ऊपर नीले रंग की मार्किंग की जाती है, वो टेलर चॉक होता है। भेड़ से के बाल से निर्मित किया जाता है। तो भेड़ के बाल से क्या बनता है? ऊन बनता है। क्या बनता है? ऊन का, वुल का इस्तेमाल बनता है। ठीक है, वुल। अगला, रेयान रेशे का मुख्य आधार है। रेयान रेशा किससे बनता है? तो मैं बताया था स्टूडेंट, बम्बू और वुड पल्प से सेलुलोज बनाया जाता है। बम्बू और वुड पल्प से क्या बनता है? सेलुलोज। और उसी सेलुलोज से, यानी लकड़ी के जो वो वुड पल्प होते हैं, लकड़ी के जो पल्प होते हैं, और बम्बू होता है, उसके इस्तेमाल से सेलुलोज बनता है, और सेलुलोज से ही रेयान फाइबर बनता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। कृत्रिम सूत बनाने की मशीन का आविष्कार कब किया गया? तो स्टूडेंट, कृत्रिम सूत बनाने की मशीन का आविष्कार मैंने बताया लुईस स्ट्रॉ ने 1842 में किया। 1842 में लुईस स्ट्रॉ ने, LEWISHRAW, लेवी स्ट्रॉ ने या लुईस स्ट्रॉ ने बनाया था 1842 में। पहले भी इस क्वेश्चन को आपको बता दिया है, तो राइट आंसर ए ही रहेगा। सर्वाधिक शीतलता किस रंग में होती है? स्टूडेंट, ये हमको रंगों की जो होती है ट्रेडिशनल थियरी को ध्यान में रखकर इसको उत्तर देना है। तो सर्वाधिक शीतलता नीले रंग में होती है। रंगों की जो थियरी कहती है कि पानी ठंडा होता है, इसीलिए ब्लू रंग सबसे ठंडा रंग माना जाता है। लेकिन स्टूडेंट, जो आधुनिक रंगों का सिद्धांत जो कहता है कि जैसे गैस फ्लेम नीले रंग की जलती है तो वो ज़्यादा तेज होती है, और लाल को वो हल्का रंग मानता है, जो आधुनिक रंगों की थियरी है, मतलब जो ब्लैक बॉडी थियरी कहती है। लेकिन हम यहाँ पे हम चूंकि फैशन और उसके हिसाब से देख रहे हैं, जिसको हम कहते हैं प्राचीन तरीके से देख रहे हैं, तो यहाँ पे नीले रंग को शीतलतम रंग माना जाएगा। किस जानवर के बाल से ऊन किस जानवर के बाल से बनता है? तो स्टूडेंट, ऊन जो होता है वो भेड़ की, ज़्यादातर भेड़ की उससे जो वो होते हैं बालों से बनता है ऊन। कहीं कहीं वुड के भी बालों को उसमें मिलाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर किससे बनता है? भेड़ की बालों से बनता है। तो सी आपका राइट आंसर रहेगा। प्राकृतिक रंगों का उदाहरण नहीं है, गेरू, सफ़ेद चाक, चूना, कोबाल्ट। तो स्टूडेंट, सफ़ेद चाक जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, और ये खड़िया जो होता है ये प्राकृतिक नहीं होता। बाकी गेरू, चूना और कोबाल्ट ये सब तीनों प्राकृतिक होते हैं, और जो सफ़ेद चाक होता है उसको केमिकली बनाया जाता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट तो होता है लेकिन उसको केमिकली हम बनाते हैं, वो प्राकृतिक फॉर्म में नहीं होता है। अगला प्रश्न, सर्वाधिक उष्णता किस रंग में पाई जाती है? यानी सर्वाधिक जो गर्मी है वो किस रंग में पाई जाती है स्टूडेंट? तो बताए, गर्म रंग में आपका येलो, रेड और ऑरेंज आता है। गर्म रंगों में क्या आता है? येलो, रेड और ऑरेंज। तो यहाँ येलो नहीं है, रेड भी नहीं है, ऑरेंज है, यानी नारंगी रंग है। तो गर्म रंग में कौन सबसे ज़्यादा हो जाएगा? येलो, रेड और ऑरेंज गर्म रंग माने जाते हैं। तो यहाँ पे येलो जो आपका ऑरेंज है वही गर्म रंग हो जाएगा। ठीक है, अगला, जानता हो रेशा यानी एनिमल फाइबर नहीं है। तो रेशम जो बनता है कीड़े से बनता है, तो एनिमल फाइबर है। ऊन भेड़ से मिलता है यानी सिप से मिलता है, तो ये भी एनिमल फाइबर। रुई कपास का पेड़ होता है स्टूडेंट, ये एनिमल फाइबर नहीं होता है, इसका पौधा होता है। ठीक है, तो ये एनिमल या जंतु रेशा नहीं है। अगला प्रश्न, रेशम किससे निर्मित होता है? तो स्टूडेंट, रेशम जो होता है वो रेशम कीट से बनाया जाता है। ठीक है, सिल्क वॉर्म से बनाया जाता है, सिल्क वॉर्म। तो ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा, सिल्क वॉर्म यानी रेशम के कीट से रेशम का निर्माण होता है। अगला प्रश्न, व्यक्ति के विकास में सहायक नहीं है। शिक्षणकार, चित्रकारी, व्यापार, लेखनकार। तो स्टूडेंट, व्यक्तित्व का जब विकास करना हो तो उसमें व्यापार, जैसे आप मान लीजिए अमरूद बेच रहे हैं, तो उससे आपका व्यक्तित्व का विकास और जो ऑप्शन दिए गए उसके मुकाबले बहुत कम होगा। ठीक है, तो जो ट्रेड और कॉमर्स होता है उससे व्यक्तित्व का विकास नहीं होता। बाकी जितने जो चित्रकारी है, लेखन कार्य है, इससे व्यक्तित्व का विकास होता है। शिक्षण कार्य से भी व्यक्तित्व का विकास होता है। अगला प्रश्न, निम्न डिजाइनर को इंडियन स्टाइल गुरु के नाम से जानते हैं। किस डिजाइनर को इंडियन स्टाइल गुरु कहते हैं? तो स्टूडेंट, सुनीत वर्मा। राइट आंसर हो जाएगा, सुनीत वर्मा को इंडियन स्टाइल गुरु के नाम से जाना था। इन्होंने 25 से 27 साल भारतीय इंडस्ट्री में पूरे कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन, कपड़े में ढीलापन डालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो स्टूडेंट, कपड़े में ढीलापन डालने की प्रक्रिया को ईज कहा जाता है, ईज। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा आपका। वेफेल नीटिंग को और क्या किस नाम से जानते हैं? तो स्टूडेंट, वेफेल नीटिंग को जो दूसरा है, इसमें से सारे ऑप्शन मुझे सही नहीं लग रहे थे, क्योंकि हमने जितना इसको रिसर्च किया पाया कि वेफेल नीटिंग को, स्टूडेंट आप देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, लेकिन हमारे हिसाब से वेफेल नीटिंग को इसमें से कुछ नहीं, अलग से इसको हनी कम्ब नीटिंग कहते हैं। हनी कम्ब, HONEY, हनी कॉम्ब नीटिंग के नाम से इसको हम जानते हैं। हनी कॉम्ब नीटिंग बुनाई, हनी कॉम्ब नीटिंग, नीटिंग मतलब बुनाई होती है, तो हनी कॉम्ब नीटिंग के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हनी कॉम्ब नीटिंग हमारे हिसाब से होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, वस्त्र निर्माण के लिए
धागों को लूप में निर्मित करना क्या कहलाता है? तो स्टूडेंट वस्त्र निर्माण के लिए धागों को जो लूप यानी एक गोले में बांधा जाता है उसको स्पिनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पिनिंग। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, स्पिनिंग कहते हैं। अगला अंतिम प्रश्न जो पूछा था वो भी देख लेते हैं। तो अंतिम प्रश्न का, भारत में कृत्रिम सूत का निर्माण आरंभ हुआ। तो स्टूडेंट भारत में जो था कृत्रिम सूत का निर्माण 1950 से आरंभ हुआ। जो आपका आर्टिफिशियल फाइबर या यार्न जो बना, धागा बना आर्टिफिशियल थ्रेड, वो 1950 में भारत में निर्माण होना आरंभ हुआ।